जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि इंडिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से जो है साथियों मानी जाती है। चलिए आंसर लगाइएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और इस बार आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन ये सभी आने वाला है। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है याद जरूर कीजिएगा और बताइए कि इंडिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से साथियों मानी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, सिंधु से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सिंधु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर साथियों विकसित हुई है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर विकसित हुई है। तो याद रखिएगा साथियों, सरस्वती नदी पर हुई है। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पुरुष सूक्त जो है ये किस वेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा पुरुष सूक्त हो जाएंगे ऋग्वेद से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऋग्वेद से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा साथियों, आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक साथियों कौन था। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और साथियों क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा था। चलिए बताएंगे साथियों कि अशोक ने कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़े थे। तो याद रखिएगा साथियों, अशोक जो ये कलिंग युद्ध लड़े थे 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आता है कि गुप्त काल को किस नाम से साथियों जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार से मूल्य नियंत्रण जो है ना नीति लागू की है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार से मूल्य नियंत्रण नीति लागू किए हैं। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, सराई ए अदील से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा और साथियों प्रश्न क्या है कि प्रथम मुगल शासक जो है ना कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम मुगल शासक जो है कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, बाबर जो है ये प्रथम मुगल शासक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का क्वेश्चन है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था। चलिए साथियों बताएंगे कि जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, अकबर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अकबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है साथियों क्या था। चलिए बताइएगा साथियों कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, कारतूस विवाद। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना जो है ना कहाँ की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ पर किए थे। तो याद रखिएगा साथियों, सिंगापुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है साथियों कि पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव कब पारित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक के साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लगाइएगा आंसर साथियों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू कब किया गया था। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू कब की जाती है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है साथियों ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों, 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत क्या है साथियों, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में हैं। चलिए साथियों बताएंगे कि संविधान के जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में है। तो संविधान के मौलिक अधिकार साथियों भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, भाग 3 में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि DPSP किस भाग में दिया गया है। चलिए बताइए कि DPSP जो ये किस भाग में दिया गया है। तो साथियों ये भाग 4 में दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 4 में दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय ही। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय ही। अगला प्रश्न आता है कि सबसे शुद्ध रूप में पानी को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि सबसे शुद्ध रूप में पानी को क्या कहते हैं। नल का पानी, जी नहीं, बिल्कुल गलत। RO का पानी नहीं, वर्षा का पानी ये भी नहीं है, और यहाँ पे आसुत का जल, हाँ बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे, आसुत जल हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 21 में दी गई है। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, अनुच्छेद 21 से साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाभियोग जो है ये किसके विरुद्ध जो है लगाया जा सकता है। तो याद रखेंगे साथियों, महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति पर लगाई जा सकती है, और अनुच्छेद 61 के तहत बताई गई है कि राष्ट्रपति पर जो है सिर्फ महाभियोग लगाकर इनको जो है हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। चलिए बताइए साथियों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछा है
तो अधिकतम सदस्य संख्या है लोकसभा में 552। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है और प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल होते हैं कितना, तो 6 वर्ष के लिए। बिल्कुल ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 6 वर्ष के लिए होती है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। चलिए साथियों बताएंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो ये किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन होता है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखेंगे साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 370 जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि चौरी चौरा कांड वर्तमान में किस जनपद में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि चौरी चौरा कांड जो है ये वर्तमान में किस जनपद में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है गोरखपुर में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए साथियों बताएंगे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे आपके राजा राज चोल ने। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है राजा चोल ने। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी भारतीय नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जो है ना बहती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सी भारतीय नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो साथियों ये हो जाएंगे सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। ऑप्शन बी सही जवाब है सोन नदी। अगला प्रश्न देखिएगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पर कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपके सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए लगा रहे तो सही जवाब है सुचेता कृपलानी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगाडिया। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे साथियों सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।